Hello and welcome back students to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। So आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम बेसिकली इस इंपॉर्टेंट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन सभी को हम कवर अप करने वाले हैं जिस तरीके से हमने और चैप्टर्स के कवर किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को एक वन शॉट वे के साथ, काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए हमारे जैसे कि चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि एक ही दल जब कई सालों तक शासन करे तो उसके प्रभुत्व के दौर के बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, देश के अंदर जो अंतरिम सरकार थी, बिना चुनाव की चुनी हुई सरकार जो थी वो थी कांग्रेस। तो उसने कब तक शासन किया? जब तक कानून की व्यवस्था लागू नहीं हुई, यानी 26 जनवरी तक उसने शासन किया। अब उसने शासन कर दिया तो आप चुनाव करवाने थे, तो चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950 के अंदर। जब 1950 के अंदर चुनाव आयोग का गठन किया गया तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां आई, जैसे कि ये कि हमारे भारत की जनता पहली बार चुनाव की व्यवस्था देख रही थी, तो सभी को समझाना, मतदाता सूची तैयार करना, कर्मचारी को ट्रेन करना और अल्टीमेटली स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, जिससे हमारे पूरे देश के अंदर पीपल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहे और सरकारों का संगठन यानी सरकारों का शासन भी चालू रहे। तो देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना इसकी पहली चुनौती थी। दूसरा, मतदाता सूची लागू करना, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी जनता थी उस समय पर भी, और उसमें से अधिकतर जनता जो थी वो अनपढ़ थी, यानी कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे वो गांव देहातों के एरिया में रहा करते थे, ज्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। तो अल्टीमेटली सभी को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची तैयार करी और जिसमें पहली मतदाता सूची जो आई थी उसमें खराब हो गई थी वो, यानी कि उसमें काफी सारी जो है वो चीजें खराब थी। किसी का नाम गलत था, किसी का फादर नेम गलत था, मदर नेम गलत था, तो उसको फिर एडजस्टमेंट की गई उसमें और फिर दोबारा से वो ठीक करके आई थी। तो मतदाता सूची लागू करना, फिर कर्मचारी को ट्रेनिंग देना, यानी पहली बार चुनाव हो रहे हैं तो हर एक कर्मचारी को ट्रेन करना कि भैया इस तरीके से चुनाव करवाने हैं, ये करवाना है, ये करना आपको, ये काम है, तो इस तरीके से यहाँ पे उनको ट्रेन करना। तो कम साक्षरता के चलते भारत के मतदाता की विशेष पद्धति के बारे में सोचना और सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाना। तो बेसिकली जिस तरीके से बता रहा हूं कि हमारे देश के अंदर पहले गरीबी काफी ज्यादा थी और अनपढ़ लोग काफी ज्यादा थे, तो उसके हिसाब से मतदाता सूची तैयार करना, डिजाइन करना और उसी के मुताबिक सभी कर्मचारी को ट्रेन भी करना कि आपको किस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है, किस तरीके से डायरेक्टिंग करनी है आपको। सो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। और जैसे हमारे देश के अंदर सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया जाता है, तो वही उस चीज को अपनाना चुनाव आयोग के गठन के द्वारा, यानी जिसके सबसे ज्यादा वोट वही जीता हुआ माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चुनाव आयोग का गठन हो गया और फिर चुनाव हुए। अब जब चुनाव हुए तो बेसिकली अक्टूबर 1951 से 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए और इन आम चुनावों में कांग्रेस का ही प्रभुत्व बना रहा। ठीक है, तो ये कांग्रेस का जो प्रभुत्व बना रहा तीन आम चुनावों तक, यानी 15 सालों तक। तो इस 15 साल के पीरियड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए भारत में दल के प्रभुत्व, भारत में एक ही दल के प्रभुत्व और दूसरे देश के प्रभुत्व में अंतर क्या है, यानी कि इसमें हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जैसे कि मान लो 15 से 20 सालों तक जो भी हमारी कांग्रेस ने जो शासन किया उसके प्रभुत्व में और देशों के प्रभुत्व में एक ही दल के क्या अंतर है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि देखिए और देशों में मैक्सिको के अंदर PRI नाम की एक सरकार का गठन किया गया था 1959 में, जिसने 60 वर्षों तक शासन किया था, जो कि असंवैधानिक था, यानी कि इतना लोकतंत्र तरीके से चीजें वो नहीं डिजाइन की गई थी। दूसरा, एक दल के प्रभुत्व लोकतंत्र द्वारा कायम। कई सारे देश तो ऐसे हैं जो कि पूरे देश में एक ही लोकतंत्र दल रहे, वो लोकतंत्र के द्वारा ही कायम है, यानी कि उनका संविधान ही इजाजत दे रहा है कि आप एक ही पार्टी रखो अपने देश में। चीन, क्यूबा और सीरिया का संविधान ही इजाजत देता है कि आपकी पार्टी आपके देश में एक ही रहनी चाहिए जो कि केंद्र में हो। फिर म्यांमार और बेलारूस में कानून के द्वारा, सेना के द्वारा यही बताया गया है कि हमारे देश में एक ही पार्टी रहेगी और उसी का प्रभुत्व रहेगा। और जबकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे कि चुनाव आयोग में सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया गया, तो हर एक बार के चुनाव के अंदर जनता ने किसको जिताया? कांग्रेस को ही जिताया, ज्यादा से ज्यादा वोटों पर, बहुमत के आधार पर उनको जिताया और इस वजह से उनका बार बार दौर आ रहा था। अगर कोई और सरकार होती, उनको वोट मिलता तो वो भी जीत जाते, बट अल्टीमेटली हमारे देश की जनता ने उनको जिताया, तो इसलिए कांग्रेस प्रणाली निकल कर आई। यानी कि बहुत सारे सालों तक, यानी कि अल्टीमेटली 3 आम चुनावों तक कम से कम उन्होंने इतना बड़ा शासन किया कि अल्टीमेटली कोई और सीट ही नहीं आती थी पूरे विश्व में, पूरे देश में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस का हमने समझ लिया क्या क्या सिस्टम था। तो बेसिकली यहाँ पे एक दल के प्रभुत्व के दौर का मतलब क्या है, चुनाव आयोग गठन कब हुआ, उसकी चुनौतियां क्या थी, हमारे देश के एक दल के प्रभुत्व का दौर और दूसरे देश के एक दल के प्रभुत्व के दौर में क्या अंतर है, वो भी हमने जान लिया। तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं उन टॉपिक्स को भी। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं हर एक टॉपिक को। तो देखिए हमारे पास आता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या है, यानी कि हमने ये जान लिया कि अंतरिम सरकार का मतलब क्या है, हमने ये जान लिया चुनाव आयोग का
गठन कब हुआ, उसके सामने चुनौतियां क्या क्या आई। हमने ये भी जान लिया कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व चल रहा था वो प्रभुत्व हमारे देश के अलावा और देशों से किस तरीके से अलग है, वो सब फैक्टर्स भी हमने जान लिए। अब हमारे पास ये पॉइंट आता है कि भारत के अंदर बार बार इसके जीतने के आखिर कारण क्या थे। तो देखिए इसका कारण ये है कि ये सबसे पुराना राजनीतिक दल माना जाता है, इसका नेटवर्क काफी अच्छा था, यानी कि इसका हर एक आंदोलन में काफी बड़ी भूमिका निभाता था। जो भी आजादी के लिए आंदोलन लड़े गए थे, जगह जगह पे जो आंदोलन होते थे वहां पे ये पहुंचते थे और वहां पर अपने कैंडिडेट तैयार करके छोड़ देते थे, जिससे इनका नेटवर्क काफी बढ़ गया था। इस पार्टी के दौर के अंदर धर्मों के हिसाब से किसी भी लड़ाई झगड़े की बहुत ज्यादा कमी थी, बहुत कमी से लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। सभी धर्मों के लिए जगह थी, सभी वर्गों के लिए जगह थी और साथ में इस पार्टी के अंदर ये ट्रिक थी कि सभी को मिला जुलाकर, सभी धर्मों को साथ समेटकर किस तरीके से चलना है वो इनको आता था। और साथ में ही इस धर्म के यानी इस पार्टी में कांग्रेस के साथ किसान भी जुड़ा हुआ था, तो व्यापारी भी जुड़ा हुआ था। हर एक पार्टी, हर एक तरफ का बंदा इसके अंदर जुड़ा हुआ था, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इस तरीके से इसका राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, इसकी काफी बड़ी उत्थान पे चीजें थी। तो यही कुछ कारण बन जाते हैं इसके बार बार सत्ता में आने के। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको कि देश की अंतरिम सरकार थी ये, स्वतंत्रता आंदोलनों में भारी भूमिका इसकी थी, सबको मिला जुलाकर चलने की क्षमता इसमें थी। इस पार्टी के दौर में देश के झगड़ों की कमी थी और सभी धर्मों के लिए जगह थी, और सभी धर्मों की जगह के साथ साथ हर एक वर्ग के लिए भी जगह थी, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क काफी उत्थान पे था। भारत की चुनाव प्रणाली, यानी कि भारत की चुनाव प्रणाली क्या है, सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली। तो अल्टीमेटली हर चुनाव में इसको सबसे ज्यादा वोट मिलते थे तो इसी का ही प्रभुत्व हर बार बन जाता था। तो सबसे पुराना राजनीतिक दल है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कांग्रेस के प्रभुत्व के तौर के बार बार कारण बने। अब देखिए विपक्ष पार्टियों का उद्भव, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी कमी थी। ज्यादातर जो पार्टी थी वो सब कांग्रेस ही थी, सब कुछ कांग्रेस थी। तो अल्टीमेटली जो विपक्ष पार्टी बनी भी ना, वो भी इसका भाग बनी, यानी कि इसका विभाजन हुआ और विभाजन होकर इसके भाग टूट गए और वही टूट के आगे और भी पार्टी नए विपक्षी दल बन गए हुए। जैसे कि कुछ समय बाद जो नई पार्टियों का जन्म हुआ वो कांग्रेस की विभाजन से ही हुआ। जैसे कि समाजवादी दल 1948 में टूटकर निकला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1941 में निकला और इसी तरीके से भारतीय जनसंघ आदि। सो ये था हमारा बेसिकली इस चैप्टर का सारा निचोड़। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स थे, वो मैंने सभी आपको बता दिए। सो होपफुली आपको समझ में भी आए होंगे और सभी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि 1 या 2 चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे चौथा आम चुनाव, यानी कि कांग्रेस प्रणाली और उसकी चुनौतियां या पुनर्स्थापना। इस चैप्टर के अंदर इसके आगे की कहानी बता रखी, बट आज की क्लास में और इस चैप्टर में इतना ही था। सो होपफुली आपको समझ में होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज किसी और चैप्टर में जो कि अभी हमने रिवीजन नहीं करी है वन शॉट वे के साथ, उसमें कोई डाउट हो तो वो बता देना। पहले मैं उस चैप्टर को कवर करूंगा, बाद में अपनी सीरीज को फॉलो करेंगे हम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को इस तरीके से ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।